Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am lecturer of chemistry at Times Institute. लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि हम फूड को जो है वो एनालाइज क्यों करते हैं, उसका क्या मकसद होते हैं फूड को एनालाइज करने के। आज हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि बेसिकली जनरली पिछले लेक्चर में हमने नाम देखे थे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको एनालाइज किया जाता है फूड एनालिसिस के अंदर। आज हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने का क्या मकसद होता है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम एनालाइज करते हैं फूड एनालिसिस के अंदर। फूड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं कि properties of food, जो कि एनालाइज की जाती हैं इन फूड एनालिसिस में। उसमें क्या क्या चीज़ें थी? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, quality attributes and sensory characteristics, quality attributes और sensory characteristics। बेसिकली आज की जो प्रॉपर्टीज़ जो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम एनालाइज करते हैं, वो हैं स्ट्रक्चर, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम क्या एनालाइज करते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने का क्या मकसद है और किन किन चीज़ों को जो है वो कंसीडर किया जाता है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं जिनको हम फूड एनालिसिस में जो है वो एनालाइज करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि कंपोजिशन। कंपोजिशन के जैसे कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो भी हमारी फूड का प्रोडक्ट बनाया गया है या जो भी फूड आइटम है उसकी क्या कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन है, कौन से और किस टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम फूड के अंदर जो मुख्तलिफ टाइप के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं या जो भी इसके अंदर चीज़ें मौजूद है उनका जो है वो एनालाइज जो है वो करते हैं हम फूड एनालिसिस के अंदर। बेसिकली कंपोजिशन को एनालाइज करने का मकसद क्या होता है कि फूड के कंपोजिशन को एनालाइज करने का एक तो मकसद ये होता है कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं और फिर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा अगर हमें कंपोजिशन पता होगी तो उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स कौन से हैं या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि क्या कर सकती हैं हमारे उस फूड आइटम को जो है वो इफेक्ट कर सकती है। कंपोजिशन ऑफ फूड लार्जली डिटरमाइन इट्स सेफ्टी, न्यूट्रिशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्वालिटी और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी फूड की क्या कंपोजिशन है वो बेसिकली हमें क्या बताती है कि हमारी जो फूड हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं। फूड कंपोजिशन डिटरमाइंस इट्स सेफ्टी, कि जो फूड हमने खाई है वो सेफ है या नहीं। न्यूट्रिशनल वैल्यू से हमें पता चलती है इस न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर हमें कंपोजिशन पता होगी तो ऑब्वियसली हम उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है अपने फूड आइटम की जो है वो देख सकते हैं कि क्या है। आइदर उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं मौजूद कि जो क्या कर सकता है कि हार्मफुल है या नहीं, या कोई किसी चीज़ की हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है बेसिकली वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फूड कंपोज ऑफ डिफरेंट, हमें पता है कि कोई भी फूड का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट से, केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कंपोजिशन कैन बी स्पेसिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ इंटरेस्ट। जो कि फूड की कंपोजिशन है उसको डिफरेंट वेज होते हैं जिसके अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं अपने फूड की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो है हम फूड की कंपोजिशन को उन लेवल्स की बेसिस पे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लाइक क्या हो सकता है कि फूड कंपोजिशन के अंदर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप के एटम्स मौजूद हो सकते हैं,
स्पेसिफिक एटम्स हो सकते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, हाँ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक एटम्स हो सकते हैं, जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक के किसी भी फूड के अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या फर्दर कुछ भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब वाटर मौजूद है उसके अंदर, सक्रोज है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, सक्रोज है, प्रोटीन्स कितनी है उसके अंदर, फैट्स कितना है, ये सारी की सारी जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, फूड की कंपोजिशन जब एनालाइज करते हैं तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के एटम्स मौजूद है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है, किस हद तक अमाउंट के अंदर वो हमारे लिए यूजफुल है, किस हद तक अमाउंट के अंदर जो है वो अगर इतनी अमाउंट के अंदर हो तो उसके लिहाज से न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी। तो वो बेसिकली कंपोजिशन को एनालाइज करने का ये मकसद होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन स्टेट दैट द सर्टेन कंपाउंड्स मस्ट बी मेंशन ऑन द फूड लेबल। फूड की कंपोजिशन को एनालाइज करने का एक मेन मकसद ये भी होता है कि बहुत सारी जितनी भी फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं तो उनका बेसिकली ये होता है कि इनके अगर फूड की जो भी कंपोजिशन है, फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो जो फूड का लेबल होता है तो वो उसके ऊपर जो है वो मेंशन, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी अमाउंट कितनी है, वो उसके ऊपर लेबल के ऊपर मेंशन हो। अक्सर आपने फूड प्रोडक्ट्स देखे होंगे, फूड आइटम्स देखे होंगे कि उनके बाहर जो है वो एक पूरा टेबल बना होता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिहाज से, कि जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया होता है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, शुगर कितनी है, फैट कितनी है। तो वो बेसिकली कंपोजिशन को जब एनालाइज किया जाता है तो उसकी बेस पे जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी जो फूड आइटम बना है उसकी कंपोजिशन है क्या, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कितनी अमाउंट में मौजूद है, ताकि जो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो अपनी हेल्थ को के अकॉर्डिंगली जो है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो फूड आइटम जो है वो सेलेक्ट कर सके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो डिस्कस की जाती है, स्टडी की जाती है, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, हमें पता है कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स उनके अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स मौजूद है, डिफरेंट एटम्स मौजूद है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब उन मॉलिक्यूल्स की क्या अरेंजमेंट है, किस तरह से वो किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर अरेंज हुए हैं, उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस करना। जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे हम उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, चाहे हम उसकी क्वालिटी के लिहाज से देख लें, चाहे हम उसके जो है वो सेंसरी एट्रीब्यूट्स के लिहाज से देख लें, तो स्ट्रक्चर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फूड टू फूड्स हैविंग, अगर अब हमारे पास कोई फूड्स ऐसी हैं जिनका हम कहते हैं कि उनके अंदर कंपोनेंट्स सेम हैं, लेकिन अगर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उनके अंदर उन कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, तो ऑब्वियसली जो उनका हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट का क्या होगा कि डिफरेंट उसकी क्वालिटी होगी, डिफरेंट उसका हम कह सकते हैं कि उसकी जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, या फिर उसका जो भी फ्लेवर हमारे पास आता है वो डिफरेंट होगा, या जो भी शेप होगी वो हमारे पास डिफरेंट आएगी। तो स्ट्रक्चर का बेसिकली एनालिसिस किया जाता है टू चेक दैट कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं हमारे फूड आइटम्स के अंदर किस फॉर्म में मौजूद है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या डायमेंशन है, किस तरह से जो है वो अरेंज हुए हैं, और किस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है, डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, वो स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर की बेसिस पे वो क्या करते हैं, डिफरेंट दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इफेक्ट करते हैं। अब लाइक दैट अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एक आइसक्रीम है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो एक प्रॉपर वे में अरेंज हुए हैं, अगर आप उस आइसक्रीम को जो है वो फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रिज से बाहर अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं तो बाहर रखने के बाद क्या होगा, वो आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली क्या हुआ कि जो उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी, जो उसका एक स्ट्रक्चर था 3 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशनल था, जो या जिस डायमेंशन में भी वो एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए थे वो स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आइसक्रीम की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, जो ओरिजिनल शेप होती है वो उसमें नहीं रहती। तो ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता तो आइसक्रीम को कंज्यूमर जो ऐसी आइसक्रीम को कभी भी लेना, ये परचेज करना जो है वो प्रेफर नहीं करेगा जो एक मेल्टेड फॉर्म में हो। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब भी हमने क्या कहा कि कंपोनेंट्स उसके कोई चेंज नहीं हुए, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद
मौजूद हैं, डिफरेंट जो मटेरियल्स मौजूद हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो अरेंज हैं और किस तरह से अगर कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक एग की एग्जांपल दूं, आपको पता है कि एग के अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या है, ओपेक मटेरियल होता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा भी बॉयल करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो एक वाइट कलर के मटेरियल में जो है वो चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ कि कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आई, सिर्फ चेंजेस किस चीज़ के अंदर आई कि जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद थे उनके स्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स के अंदर चेंजेस आए, उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, जिसकी वजह से वो एक ओपेक मटेरियल की बजाय किसमें एक वाइट मटेरियल के अंदर जो है वो चेंज हो गया। फूड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो एग्जामिन करते हैं। द फूड स्ट्रक्चर is examined at different levels, different levels पे जो है वो फूड के स्ट्रक्चर को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। कौन कौन सा है, फर्स्ट वो लेवल है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ऑल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, दीज देयर थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या स्ट्रक्चर है और उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्या इंटरेक्शन है। Depend on the type of molecule present, type of molecules present, their three-dimensional structure, their three-dimensional structure, their three-dimensional structure and interaction with each other, with each other। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या क्या है, और सेकंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो ये देखते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर्स के या जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो आपस में किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फाइंड आउट करें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, किस फॉर्म में अरेंज हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो स्ट्रक्चर एनालाइज किए जाते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे कि नेम से शो है कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या है माइक्रो लेवल पे मौजूद होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज़ करते हैं उन मटेरियल्स को या उन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। तो उसके एनालिसिस जो है वो किया जाता है कि किस तरह से वो हमारे फूड के कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद हैं या किस तरह से वो हमारे फूड के कंपोनेंट्स या फूड आइटम्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड बाय द माइक्रोस्कोपी is observed by माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के जरिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ, और कौन से मटेरियल होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ अ रीजन, कहाँ पे ये पाए जाते हैं,
जो भी हमारे फूड आइटम्स के दरमियान स्पेसीज होती हैं या वॉइड स्पेसीज है, तो या अगर उनके दरमियान कोई भी मटेरियल मौजूद है, लाइक कोई इमल्शन ड्रॉप्स हैं, कोई फैट क्रिस्टल्स बन गई हैं, कोई प्रोटीन के एग्रीगेट्स हैं, या कोई छोटे स्मॉल एयर सेल्स जो है वो हमारे फूड आइटम्स के अंदर हो गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, या वहाँ पे कोई बन गए हैं, तो उनको जो है वो एनालाइज किया जाता है। क्या क्या है वो? इज ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोपी एंड कंसिस्ट ऑफ अस रीजन्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ रीजन in material where the molecules associate to form discrete phases, छोटे छोटे फेजेस बना लेते हैं। लाइक क्या एग्जाम्पल गिव, क्या क्या है, मतलब कहीं पे इमल्शन ड्रॉप्स आ गए हैं फूड आइटम के अंदर, फूड स्ट्रक्चर के अंदर इमल्शन ड्रॉप्स हैं, या कहीं पे हम कहते हैं कि कोई प्रोटीन फैट क्रिस्टल्स बन गई हैं हमारे फूड आइटम के अंदर, कहीं पे उसके स्ट्रक्चर में फैट क्रिस्टल्स, प्रोटीन एग्रीगेट्स कहीं पे हो गए हैं। प्रोटीन एग्रीगेट्स, और क्या है? स्मॉल एयर सेल्स। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी फूड है उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। थर्ड जो फूड का स्ट्रक्चर जो एनालाइज किया जाता है वो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहलाता है। मैक्रोस्कोपिक जैसे कि नाम से ये रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम अनएडेड आइज से जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व बाय एन अनएडेड आइज, लाइक कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय अनएडेड आइज फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर शुगर के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स बन गए हैं, या फिर कोई लार्ज एयर सेल्स जो है वो ट्रैप हो गए हैं, या फिर कोई रेजिन्स, कोई चीज़, कोई भी पार्टिकल्स जो बड़े साइज के अंदर जो है वो बन गया है, तो हम जिनको अनएडेड आइज से देख सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उसको वहाँ पे जो भी प्रॉपर एक्शन लेना है या जिस तरह से भी उसको करना है हम उसको रिमूव कर सकें। क्या क्या हो सकते हैं वो एग्जाम्पल के? शुगर ग्रेन्यूल्स हैं, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम देख सकते हैं, लार्ज एयर सेल्स हैं, और रेजिन्स वगैरह हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। स्ट्रक्चर एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हमारे कोई भी फूड आइटम बना है उसकी जितनी भी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं। क्या उसका टेक्सचर कैसा होगा, मतलब हार्ड बना है, वो सॉफ्ट बना है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। टेक्सचर के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, जूसीनेस है या नहीं है। अपीयरेंस हम देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर बना है, एक जो प्रॉपर हम शेप बनाना चाह रहे थे, चाहे हम राउंड फॉर्म में बना रहे चाह रहे हैं, चाहे हम किसी ब्लॉक फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, क्या उसकी वो प्रॉपर शेप बनी है या नहीं बनी। उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो चेक करने के लिए कि अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, जो भी एटम्स उसके अंदर मौजूद है, अगर वो प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी को भी जो है वो मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाते, तो ऑब्वियसली जो क्या करेंगे कि अगर हम कहते हैं यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं हो पाए तो वो उसके टेस्ट को भी इफेक्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्या कर सकें, कोई भी हमारा फूड प्रोडक्ट बनता है उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेक्सचर से रिलेटेड है, चाहे वो अपीयरेंस से रिलेटेड है, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो उसके टेस्ट से रिलेटेड है, उन सबको जो है हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम फूड एनालिसिस के दौरान जो है वो एनालाइज करते हैं और किस तरह से वो किसी भी फूड की क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो थर्ड जो है हमारी वो है फिजिको
केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के अंदर कौन कौन सी आती हैं? जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसके अंदर आती हैं, लाइक रियोलॉजिकल है, ऑप्टिकल है, स्टेबिलिटी है, फ्लेवर है, डिटरमिन्स देयर क्वालिटी, सेंसरी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड कंजप्शन। जो इतनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, द फिजिको केमिकल properties of food determines their quality, sensory attributes, and behavior during production, consumption and storage, during production, storage and consumption। किसी भी फूड की क्वालिटी को डिटरमिन करती हैं कि अगर हमारी जो फूड जब बन रही है तो क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। प्रोडक्शन के बाद जब स्टोरेज आती है तो अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई ऐसी तो नहीं है कि जो चेंज हो जाती हैं या फिर जो इफेक्ट कर सकती हैं। या फिर क्या होता है कि कंजप्शन के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंजेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं कि वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं, या हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको एनालाइज करना कोई फाइनल फूड आइटम बनाने के लिए ज़रूरी है। डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी में के अंडर ही कंसीडर करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली रिलेट करती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लाइट का कोई इफेक्ट होता है या नहीं, डिटरमिन बाय द वे दैट दे इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर? हम ये देखते हैं कि जो भी फूड आइटम बना है वो विजिबल रीजन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ जो है वो किस तरह से इंटरैक्ट करता है, या फिर हम अदर वर्ड्स में ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो किस तरह से हमारे उस फूड आइटम के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और अगर वो इंटरैक्ट करती हैं तो क्या वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट कॉज करती हैं या नहीं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ का इंटरेक्शन जब हमारे फूड के आइटम के साथ होता है तो क्या वो उसकी कंपोजिशन के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस कॉज करती है या नहीं। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड बाय द वे determines by the way they interact with electromagnetic radiations in the visible region of spectrum, in the visible region of spectrum, क्या हो सकता है कि वो लाइट के साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन हो सकती है लाइट्स की, एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रही, स्कैटरिंग तो नहीं है, इमिशन या फिर रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्टेंस, कि कोई भी हमारा जो फूड आइटम है उसकी जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज
ऐसी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो है वो इफेक्ट तो नहीं होती, तो उसके अंदर जो है हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं। अब लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूँ कि हम कहते हैं कि एक फुल ऑफ फैट मिल्क है, ठीक है, जिसके अंदर से अगर हम कहते हैं कि कोई भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है और वो एक हमें वाइट अपीयरेंस देता है, लेकिन अगर हम उसी मिल्क के अंदर से जितना भी फैट पोर्शन है उसको रिमूव कर लें, तो क्या होगा कि जो लाइट की स्कैटरिंग वो हमें जो है थोड़ा मिल्क की जो वाइटनेस शेड है उसका जो वाइटनिंग है उसकी वो कम हो जाएगी। फुल फैट मिल्क हैज़ अ वाइट अपीयरेंस देन स्किम मिल्क, जितना भी फुल फैट मिल्क है उसकी अपीयरेंस जो है वो वाइट होती है एज कम्पेयर टू स्किम मिल्क। स्किम मिल्क मतलब जिसके अंदर से फैट को रिमूव किया हुआ है, बिकॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द लाइट इंसिडेंट अपॉन स्कैटर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फैट ड्रॉपलेट्स, क्योंकि जो फुल फैट मिल्क है उसके अंदर फैट मौजूद होता है जो कि लाइट को क्या करता है, फुल स्कैटर्ड करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसकी अपीयरेंस हमारे पास वाइट आती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर से फैट को रिमूव किया गया, एक स्किम मिल्क है, तो उसकी अपीयरेंस जो होगी वो इतनी वाइट नहीं होगी जितनी कि जो एक फुल फैट फॉर्म के अंदर मिल्क है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट फूड आइटम्स की जो है वो एनालाइज की जाती हैं, ताकि हम उसे फाइंड आउट कर सकें कि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर ऐड हुई हुई है या रिमूव हुई हुई है जो क्या कर सकती है कि हमारा जो एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है वो है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिलेट करती हैं कि अगर हम कोई भी हमारी फूड आइटम है उसका शेप क्या है, डिटरमिन बाय द वे दैट द शेप ऑफ द फूड चेंज। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि हमारी फूड आइटम जो बनना है या जो भी फूड प्रोडक्ट है उसकी शेप जो है वो कैसे चेंज होती है, या फिर हम कहते हैं कि अगर उस फूड आइटम के ऊपर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई हुआ है या कोई भी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई हुई है या कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो अगर उसके ऊपर साथ इंटरेक्ट करती है तो उसकी शेप के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, किस तरह से जो है वो उसकी शेप चेंज होती है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड बाय द वे by the way that the shape of the food change, that the shape of the food change or the way food or the way food flows in response to some applied force, in response to some applied फोर्स, कि कोई भी अगर बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर इंटरेक्ट करता है तो उसकी वजह से उस फूड की जो भी शेप आती है उसके अंदर क्या चेंजेस आती है वो उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, जिनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब लाइक दैट अगर मार्जरीन है जिसको आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है और जब उसको आप बाहर निकाल के यूज़ करते हैं तो वो स्प्रेडेबल होती है। लेकिन क्या है कि अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, उसको बाहर आप टेबल पे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो कोलैप्स कर जाती है अपने ही वेट की वजह से। तो इसका मतलब क्या कि अगर हम उस मार्जरीन की जो शेप है उसके अंदर चेंजेस आई किस वजह से, कि बाहर से अगर हम कहते हैं कि जिससे टेम्परेचर का फैक्टर चेंज हुआ तो उसकी शेप जो है वो चेंज हुई। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इसी तरह से देखते हैं कि कौन कौन से जो फूड आइटम्स हमने बनाए हैं उनकी शेप के ऊपर क्या हो सकता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल कंडीशंस जो है उनके ऊपर अप्लाई होती हैं या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या क्या पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं। नेक्स्ट जो होता है वो है स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम देखते हैं वो स्टेबिलिटी आती है कि हमारी फूड जो है वो कितना स्टेबल है। किस हद तक जो है वो रेजिस्ट करती है कि अगर उसके अंदर कोई भी पॉसिबल चेंजेस आने थे। स्टेबिलिटी ऑफ अ फूड इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अ फूड इज इट्स ability to resist change, its change in its properties over time, to its change in its properties
ओवर टाइम के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर कितनी चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस को जो है वो अपनी जितनी भी चेंजेस उसके अंदर आ रही है उनको किस हद तक जो है वो फूड आइटम रेजिस्ट करता है, वो बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमारी फूड की स्टेबिलिटी कितनी है। चेंजेस क्या हो सकती हैं? चेंजेस में भी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस हो। चेंजेस में भी बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। तो इसको भी हम क्या किया जाता है, फूड एनालिसिस के दौरान हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो भी हमारा फूड आइटम बना है, फूड प्रोडक्ट है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कि अगर कोई भी कंडीशंस के अंदर चेंजेस आती है तो वो किस हद तक जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए रेजिस्ट कर सकती है। जो चेंजेस होती हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं। कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं, अब हम उनका फर्दर जो है वो देखेंगे। केमिकल स्टेबिलिटी, अब हम देखते हैं कि केमिकल स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, या केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। फिजिकल स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, फिजिकल चेंजेस कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं, और बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी से क्या मतलब है। केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, रेफर टू द चेंज इन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फूड विद द टाइम ड्यू टू केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी फूड आइटम जो है वो किस हद तक रेजिस्ट करती है, कि उसके अंदर जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो चेंज ना हो। किस वजह से चेंज हो सकते हैं कि एक तो टाइम ड्यूरेशन के गुजरने की वजह से, सेकंड ये कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करके जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, उसका जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिवेलप हुआ हुआ है वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ओवरऑल फूड का जो आइटम है उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो क्या है केमिकल स्टेबिलिटी, रेफर टू द चेंज in type of molecules present in a food with time due to chemical और biochemical reaction, due to chemical और biochemical reactions, कि केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो चेंज ना हो। सेकंड क्या है, फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज ना आए, या फिर हम ये ना कहें कि हर एक मॉलिक्यूल्स की जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जो है वो मूव ना कर ले, ताकि क्या हो कि जहाँ पे एक जगह पे जो कंपोनेंट को मौजूद होना चाहिए वहाँ से ट्रांसफर करके, वहाँ से मूव करके किसी और पोजीशन पे चला जाए, जिससे क्या हो सकता है कि जो भी हमारी फूड है उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, उसका की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। रेफर टू द चेंज इन स्पेटिशियल distribution of the molecules of the molecules present in a food with time due to movement of molecules from one location to another, due to movement of molecules from one location to another। थर्ड जो है वो क्या था,
बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी कि हमारी जो भी फूड आइटम है वो बायोलॉजिकली स्टेबल है या नहीं। बायोलॉजिकली स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, तो क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो चेंज तो नहीं हो जाते, मतलब वो उनकी ग्रोथ चेंज नहीं हो जा सकती, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज या रीजनरेट तो नहीं हो जाते। बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, biological stability refer to the change in the number of microorganisms of microorganisms present in a food with time. With time, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है, से तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर चेंज होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसकी स्टेबिलिटी वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो है फ्लेवर, कि हम फ्लेवर देखते हैं कि हमारी फूड आइटम का जो है वो फ्लेवर तो नहीं चेंज हो गया। फ्लेवर Flavor of a food is determined by the way that the certain molecules in the food that interact with receptor in the mouth and nose of human being। आपको पता है कि कोई भी फूड आइटम जो होता है उसका उसका हमें अगर फ्लेवर पसंद होगा तो ऑब्वियसली हम उस फूड आइटम को प्रेफर करेंगे। और फ्लेवर हमें कैसे पता चलता है कि जब हम उसको टेस्ट करते हैं या हम उसको स्मेल करते हैं, अगर उसका टेस्ट अच्छा है, अगर उसकी स्मेल अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास फूड आइटम है वो क्या है कि अच्छा है। और ऑब्वियसली अगर ऐसा फूड आइटम होगा जिसकी जो है वो फ्लेवर अच्छा है तो उसकी कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, इसकी सेल आउट भी ज़्यादा होगी। तो जो सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमने क्या फाइंड आउट करना कि जो भी फूड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या उनके इंटरेक्शन की वजह से एक गुड टेस्ट और गुड जो है वो स्मेल और गुड टेस्ट उसका हमें फील होता है या नहीं होता। ऑफ अ फूड इज डिटरमाइंड बाय द वे दैट द सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन द फूड that certain molecule with receptors, और रिसेप्टर्स हमारे क्या हैं जो कि फ्लेवर को डायग्नोस करने में या चेक करने में हेल्प करते हैं, वो हमारा स्मेल है और हमारी नोज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो है सेंसरी एट्रीब्यूट्स। सेंसरी एट्रीब्यूट्स जैसे कि सेंस से आप है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी हम फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो फूड आइटम है उसकी जो क्वालिटी है वो डिज़ायरेबल है या नहीं। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तब कि हमारी जो भी फूड आइटम हम खा रहे हैं जब वो हमारे अंदर जाती है तो वो किस तरह से हमारे जो डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती है। लाइक वीएन के फॉर्म में देख लें कि वो हमें देखने में कैसे अच्छी लगती है, टेस्ट की में हमें वो कैसी लग रही है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका फील कैसा है, तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि अपना कोई भी फूड आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड के अंदर जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि उसके जो भी फूड आइटम बनाया गया है या जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ायरेबिलिटी ऑफ फूड इज
desirability of a food is determined by its interaction with sensory organ. With sensory organs of humans. Sensory organs आपको पता है कि कौन कौन से हैं हमारे, विजन, टेस्ट, स्मेल और फील्स एंड हनी. For this reason, the sensory properties of the foods are tested by human beings to ensure that they are acceptable and desirable. तो इस क्वालिटी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जब भी कोई फूड आइटम, न्यू फूड आइटम बनाया जाता है तो वो क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कि मुख्तलिफ पीपल जो है वो उसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है. अगर वो खाने में अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, उसका फ्लेवर अच्छा है, तो फिर उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और देन उसको जो है वो एक इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है. Sensory analysis is important and ultimate test for the acceptance or rejection of a particular food product. Sensory attributes का analysis या sensory analysis बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पे क्या होगा कि कोई भी फूड आइटम जो है वो रिजेक्ट होगा और कोई भी फूड आइटम जो है वो एक्सेप्ट होगा. सेंसरी एनालिसिस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है, लेकिन समटाइम जो है वो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि क्या है कि एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा लेबर मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि एक स्पेशल ग्रुप को जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनकी जो है वो ट्रेनिंग करना, ताकि वो क्या कर सके, डिफरेंट जो फूड के फ्लेवर्स हैं उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें और देन वो क्या कर सकते हैं कि एनालाइज करके जो है वो हमें बता सकें. इसके अलावा हम क्या होता है कि सेंसरी एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे किसी भी फूड का एनालिसिस करना ज़रा डिफिकल्ट इस लिहाज से भी है कि अगर कोई भी हम ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं कि जिसके अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट मौजूद है जो कि टॉक्सिक हो सकता है या फिर कोई पॉइजनस कॉज कर सकता है, तो हम उस तरह के सैंपल्स को जो है वो एनालाइज नहीं कर पाते थ्रू सेंस. तो उसके लिए हमें क्या है कि एक हम बेस्ट वे या बेस्ट मेथड हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई हम एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं. और एनालिटिकल टेक्निक्स का एक तो ये होता है कि स्टैंडर्ड मेथड्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल्स मौजूद होते हैं जिनके साथ हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, अपने उन फूड आइटम्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर सकते हैं. तो ये बेसिकली आज क्या थी कि आज हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड कौन कौन सी हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं, जिनके अंदर हमने कंपोजिशन का देखा कि अगर हमारे कोई भी फूड आइटम बन रहा है तो उसकी कंपोजिशन को एनालाइज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स की जो है उसके अंदर अरेंजमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है. इसके अलावा जो है इस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं कि क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से वो फूड आइटम की प्रॉपर्टीज़ को या ओवरऑल फूड आइटम का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी फूड बन रही है उसको वो इफेक्ट कर सकती हैं. और एट दी एंड हमने जो देखा वो देखा कि सेंसरी एट्रीब्यूट्स जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी फूड को एनालाइज करने के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और किस तरह से जो है वो हम अपना जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं फूड आइटम्स का वो हम किस तरह से और किन किन प्रॉपर्टी